आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं छायावाद के ऊपर। इससे पहले मैंने आपको छायावाद के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था, आज फिर से मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत और आज की इस वीडियो में हम जो जानेंगे वो जानेंगे छायावाद की मेन प्रवृत्ति, छायावाद के कवि और छायावाद के बाद का जो काव्य था वो कैसा था और उसके प्रमुख कवि कौन कौन थे। तो आज की इस वीडियो में हम ये सब जानने वाले हैं। तो बीच में मेरे को थोड़ा सा आई फ्लू हो गया था, इस वजह से वीडियो आने में इतना टाइम लग गया, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वीडियोस दोबारा से कंटिन्यूसली आती रहेगी। छायावाद को समझने के लिए हमें सबसे पहले छायावाद के पहले की प्रवृत्ति को समझना होगा कि छायावाद से पहले चीज़ें क्या थी, छायावाद से पहले किस प्रकार की रचनाएं हुआ करती थी। तो छायावाद से पहले साहित्य के अंदर एक व्यापक स्तर पर बात होती थी, यानी कि समाज के सुख दर्द की बात होती थी। उनका जो क्षेत्र था वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक था छायावाद से पहले। परंतु छायावाद के अंदर चीजें थोड़ी सी चेंज हुई। छायावाद के अंदर उसी समाज के एक व्यक्ति के ऊपर बात होने लग गई कि एक व्यक्ति का निजी दुख उसका क्या है, उसकी निजी समस्या क्या है, उसके जो मानसिक है, उसका जो दिमाग है, उसमें क्या चल रहा है। तो वो जो फोकस था पहले समाज के ऊपर, अब वो किस पर आ चुका है, एक व्यक्ति पर आ गया है। इसीलिए डॉक्टर नगेंद्र जी छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह भी कहते हैं। यहाँ पर स्थूल हो गया आपका समाज और सूक्ष्म कौन है, ये एक व्यक्ति जिसके बारे में अब छायावाद के अंदर बात होने लग गई है। तो इसी परिवर्तन को छायावाद कहा जाता है। इससे पहले की वीडियोस में हमने जितना भी बात करा वो था गद्य साहित्य, हमने बात करा था उपन्यास की, कहानी की, वो सब गद्य साहित्य था। परंतु छायावाद जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं एक तरीके से काव्यात्मक अभिव्यक्ति, यानी कि इसके अंदर कविताएं रची गई। जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 1947 यानी आज़ादी से पहले की बात हम कर रहे हैं, या आप यूँ कह लीजिए कि 1920 से 1947 के बीच का साहित्य देख रहे हैं। तो इसके बीच में हमने कहानी, उपन्यास और भी जो गद्य विधाएं थी उसको देखा। पर आज की इस वीडियो में हम जिसे देख रहे हैं वो कविता है, और उसी कविता को इस काल में छायावाद कहा जाता था। और जो इस समय की जो परिस्थितियां थी, मैंने आपको अन्य वीडियो में बताई थी कि इस समय की जो परिस्थितियां थी वो किस प्रकार की थी कि हमारा देश गुलाम था, इसलिए लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की, देश प्रेम की भावना उनके अंदर जागृत थी। तो इस छायावाद के ऊपर भी उन सभी परिस्थितियों का प्रभाव बिल्कुल समान ही पड़ा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि छायावाद में जितनी भी रचनाएं हो रही थी वो सारी की सारी एक व्यक्ति पर ही केंद्रित थी, नहीं। यहाँ पर समाज के ऊपर भी रचनाएं करी जा रही थी, परंतु एक जो ट्रेंड जिसे कहते हैं, जो पहले से चला आ रहा था, वो थोड़ा चेंज हुआ। अब ज़्यादातर जो कविताएं हैं एक व्यक्ति को लेकर के फोकस्ड हो गई थी। तो ये थी छायावाद की नॉर्मल सी बात। अब छायावाद को और डिटेल से समझने के लिए हमें इसकी प्रवृत्तियों की ओर ध्यान देना होगा कि इसकी प्रवृत्ति क्या थी। तो सबसे पहली जो प्रवृत्ति हम देखेंगे, इसे जानने के बाद आपको छायावाद बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली प्रवृत्ति है व्यक्तिकता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो छायावाद है अब व्यक्ति पर केंद्रित हो चुका है, व्यक्ति की बात करता है, एक अकेले व्यक्ति की। तो इसलिए यहाँ पर इसकी पहली विशेषता वही बताई गई है कि व्यक्तिकता आ गई है। अब मैं शैली का प्रयोग होने लगा था और लोग साहसपूर्वक अपनी अनुभूति को मेरी या खुद की अनुभूति कह करके अपने काव्य में लिखते थे। और इसी काल में आत्मकथा लिखने का प्रचलन हुआ, क्योंकि आत्मकथा में भी अपने बारे में लिखने की, और क्योंकि आत्मकथा में भी मैं शैली का प्रयोग किया जाता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, और उसमें भी साहस की ज़रूरत होती है अपने बारे में बताना। तो ये जो प्रवृत्ति थी व्यक्तिकता, ये छायावाद की सबसे प्रमुख भी है और सबसे पहली भी है। दूसरी चीज़ है जिज्ञासा, कि इस टाइम के जितने भी कवि हुए उनके मन में काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा थी, स्पेशली छायावाद के कवियों में। वो सामान्य से सामान्य स्थितियों को भी कुछ उससे विशेष तरीके से जानना चाहते थे कि उसके अंदर पीछे है क्या। जैसे महादेवी वर्मा जी की एक लाइन है, मैं बताता हूँ, उससे आपको पता लगेगा कि इनके अंदर जिज्ञासा की जो भावना थी इनकी कविताओं में हमें कैसे देखने को मिलती है। तोड़ दो ये क्षितिज, मैं भी देख लूँ उस और क्या है, ये महादेवी वर्मा जी की लाइन है। तो आपने देखा होगा इसमें जिज्ञासा का जो भाव आपको दिख रहा होगा। तो इस टाइम पर जो भी ये लिख रहे थे उनकी कविताओं में जिज्ञासा का भाव ज़्यादा उभर करके सामने आता है। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट है प्रकृति। प्रकृति का वर्णन हमें स्वच्छंदतावाद में ही देखने को मिल गया था, पर छायावाद में आकर के हमें जो ये प्रकृति का वर्णन है और भी ज़्यादा अच्छे से देखने को मिला। विशेष रूप से जो पंत थे, सुमित्रानंदन पंत जी, उन्होंने प्रकृति को बहुत ही अच्छे से चित्रित किया। परंतु प्रकृति का जो चित्रण है लगभग सभी नहीं किया है, पर पंत जी इसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि उनका जो प्रकृति को एक्सप्रेस करने का जो तरीका था वो बहुत ही अद्भुत था। और स्वच्छंदतावाद के अंदर मैंने आपको बताया था कि उसके पहले कवि श्रीधर पाठक जी ने क्या है, ये जो प्रकृति का वर्णन है वो करना शुरू कर दिया था। तो वो हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो चौथी जो यहाँ इस समय की प्रवृत्ति थी वो थी नारी।
तो इस समय पे हमें नारी के विशेष रूप से दो रूप देखने को मिलते हैं। सबसे पहला दैहिक रूप, जो कि हमेशा से ही एक आकर्षण का केंद्र रहा है, और इसी वजह से नारी को देवता के समान भी इन्होंने उसको उपाधि दी है। दूसरा जो रूप है लौकिक रूप, इसके अंदर उन्होंने नारी की जो समाज में स्थिति है उसको सुधारने के लिए, या फिर उसकी जैसी स्थिति है उसको अपने काव्यों में इन सब चीज़ों को दिखाया। विशेष रूप से इसमें आप महादेवी वर्मा जी को ले सकते हैं कि महादेवी वर्मा जी ने स्त्रियों के बारे में बहुत ही अच्छे से लिखा है और अपने कविताओं में उनकी स्थिति को बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने दिखाया है। अगली जो है राष्ट्रीय स्वाधीनता और शक्ति का काव्य। तो ये जो काव्य लिखे जा रहे थे इसके अंदर राष्ट्रीयता, जो मैंने आपको बताया कि स्वाधीनता हमें जो चाहिए थी अंग्रेजों से, उसका भाव हमें देखने को मिलता है। और लोगों से ये आग्रह भी इन्होंने किया था कि हमें शक्ति, मतलब लोगों को शक्ति अर्जित करनी चाहिए, क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति की ही चलती है। क्योंकि उस टाइम पर मैं अंग्रेजों से जीत रहा था, तो शक्तिशाली और एक तरीके से व्यक्ति का मजबूत होना इम्पॉर्टेंट था। इसलिए इन चीज़ों को भी क्या है, ये लोग बहुत ज़्यादा अपने काव्य में महत्व देते थे। छठी और सबसे लास्ट चीज़ है वो है कला पक्ष। तो छायावाद के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि पहले व्यापक स्तर पर लोगों की समस्याओं को बताना होता था, परंतु अब एक व्यक्ति की बता रहे हैं। तो जैसे ही हमें साहित्य के अंदर कोई नई चीज़ या फिर दूसरी चीज़ हमें बतानी होती है, तो उसके लिए हमारी जो लेखन शैली होती है उसमें भी परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है। आपने देखा होगा कि जैसे ही रीतिकाल गया और गद्य काल आया, तो हमने कविता को छोड़ करके गद्य रूप को अपनाया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जब अब अभिव्यक्ति बदली है, यानी अब जो चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं वो एक व्यक्ति को दिखाना चाह रहे हैं, तो उस व्यक्ति की भावनाओं को अच्छे से दिखाने के लिए इन्हें एक नई शैली की आवश्यकता महसूस करी। तो उसके लिए इनके पास इन्होंने जो कला पक्ष अपनाया वो बहुत ही ज़्यादा तत्सम शैली था, यानी संस्कृत टाइप शब्द उसमें ज़्यादा थे। तो जब भी छायावाद का जिक्र आए तो ये तीन चीज़ तो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी ही और ये लिखना ही है कि इसमें प्रतीकों का यूज़ ज़्यादा हुआ, इसमें रहस्यवाद देखने को मिलता है हमें इनकी कविताओं में। चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती है कि असल में एग्जैक्टली क्या लिखा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ रहस्य का भाव हमेशा रहता ही है। और ये लोग कल्पना का उपयोग ज़्यादा करते थे अपने काव्य को रचने के लिए। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं कि जब भी हम कोई भी कविता लिखते हैं, या फिर ना केवल इसे आप कविता लिखने तक पर ले जाइए, कोई भी बात आप सोचते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो आप कल्पना का उपयोग उसमें यूज़ करते हैं। कल्पना यानी कौन सी चीज़ जो अभी तक रियलिटी में नहीं हुई है, आप ऐसा होते हुए देखना चाहते हैं। जैसे इस टाइम पर हम भारत को आज़ाद होना देखना चाह रहे होते थे, वो एक टाइम पर कल्पना थी। उस टाइम पर ये जो सोचना था कि भारत आज़ाद हो जाए, ये क्या थी? कल्पना थी, सपना था। इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हमें उस चीज़ का, उस सिचुएशन का अच्छे से पता नहीं है। तो जब भी ये लोग लिखते हैं तो इनके जो रहस्य आने का, कविता के अंदर जो इनके रहस्य आया, वो आया ही कल्पना की वजह से है। क्योंकि कोई चीज़ अगर हमें ज़्यादा अच्छे से नहीं पता होती तो वो पढ़ने पर भी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती, इसलिए उसके अंदर रहस्यता का जो भावना है वो आ जाता है। और ऊपर से ये लोग प्रतीकों का उपयोग भी करते थे कि अगर इन्हें कोई चीज़ बतानी है तो प्रतीक के माध्यम से बताते थे। और ऊपर से ये लोग प्रतीकों का उपयोग करते थे, कोई भी चीज़ बतानी है उसे डायरेक्ट नहीं, प्रतीकों के रूप में बताते थे। तो इस वजह से भी रहस्यता इनके काव्यों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और कभी कभार ये जो इस समय की जो कविता है वो बहुत ज़्यादा ध्रुव भी हो जाती है और समझने में मुश्किल होती है, क्योंकि उसमें रहस्य है, प्रतीक है। तो जब तक प्रतीक नहीं खुलेगा समझ में नहीं आएगी, रहस्यपूर्ण रहेगी तो संशय का मन में डाउट बना रहता है कि क्या है क्या नहीं है। तो ये है छायावाद के अंदर की प्रवृत्ति। तो छायावाद को और अच्छे से समझने के लिए चलते हैं, हम जानते हैं कवियों के बारे में उस टाइम के। जो सबसे मेन छायावाद के जो स्तंभ कहे जाते हैं वो 4 कवि है छायावाद के स्तंभ जिन्हें हम कहते हैं। वो है ये जयशंकर प्रसाद, जिन्हें शॉर्ट रूप में सिर्फ प्रसाद कह देते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका शॉर्ट फॉर्म है निराला, और सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें शॉर्ट में पंत जी भी कहते हैं, और महादेवी वर्मा, इन्हें पूरा ही महादेवी वर्मा कहते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में हुआ था। इनका परिवार काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है। जयशंकर प्रसाद ने अपनी जो प्रारंभिक रचना थी उन्होंने ब्रज भाषा में करी। जयशंकर प्रसाद जी को मूलतः आनंद का कवि कहा जाता है, और इनकी कविता के अंदर हमें जगत की नश्वरता के समक्ष मानव की जो छोटी सी स्थिति है उसका वर्णन इनकी कविताओं में हमें देखने को मिलता है कि जगत क्या है, नश्वर है, और उसके सामने मानव की जो हैसियत है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। तो इस वाले का जो भाव हमें इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। इनकी सबसे पहली रचना है कानून कुसुम 1912 में, फिर प्रेम पथिका 1913 में, इसी प्रकार से तीसरा महाराणा का महत्व 1914, चित्रधारा 1918, आंसू 1926,
इस वाले को आप याद रखना, आशु एक इम्पॉर्टेंट है, झरना 1927 ये भी इम्पॉर्टेंट है, लहर 1935 ये भी इम्पॉर्टेंट है, और कामायनी 1937 ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही। तो शुरुआत की जो लास्ट के मैंने आपको 4 बताए हैं, इसे आप याद रख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब दूसरे कवि की, जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म महिषादल बंगाल में हुआ था। निराला जी को मूलतः विद्रोह का कवि कहा जाता है। निराला जी पर वेदांत, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद, इनका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। निराला जी सुख और दुख को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए उनकी कविता में सुख और दुख से परे होकर के लिखने की क्षमता हमें देखने को मिलती है। निराला जी की कविताओं में हमें बौद्धिकता और तर्क देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलता है। निराला जी विशेष रूप से मुक्त छंद की वजह से प्रसिद्ध हैं कि उनकी जो रचनाएं हैं वो ज़्यादातर मुक्त छंद होती है, वो छंदों से बधी हुई नहीं है। उनका जो रचनाएं होती है वो स्वतंत्र रूप से लिखते हैं, कहीं पर भी कोई बंदिशों को वो स्वीकार नहीं करते, वो स्वच्छंद होकर के लिखते हैं। निराला जी की एक और खासियत है कि वो कम शब्दों में ज़्यादा वर्णन कर देते हैं। निराला जी की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो है बिल्कुल सरल भाषा में और एकदम बोलचाल की भाषा में क्या है, अपनी कविताओं को लिखते हैं। जबकि मैंने आपको बताया था कि छायावाद के अंदर ज़्यादातर जो कविता है वो प्रतीक, रहस्य और कल्पना इनके अंदर बंद करके बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, परंतु निराला जी इसमें ऐसे नहीं लिखते थे। उनकी कविताएँ आसान होती थी। इन्होंने भी कुछ कविताएं हैं जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लिखी, लोगों को समझ में नहीं आती थी, परंतु फिर भी औरों से अगर आप कंपेयर करें तो इनकी कविताएं ज़्यादा सरल है, बोलचाल के ज़्यादा अधिक निकट है और कम शब्दों में ज़्यादा वर्णन करने की क्षमता इनमें अधिक है। तो इनकी प्रसिद्ध रचना में है अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936। ये इनकी प्रमुख रचना है जिसे आप याद रख सकते हैं। और अन्य कविता में आप देख पा रहे होंगे अपरा, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला और नए पत्ते, ये उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में। तो पंत जी के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि प्रकृति का जो चित्रण था इन्होंने बहुत ही अच्छा अपने काव्यों में किया है। जैसे महादेवी वर्मा ने स्त्रियों का, नारियों का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है, तो ठीक इसी प्रकार से इनका जो हम मानते हैं प्रकृति का वर्णन काफ़ी अच्छा है। इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ है और इस समय पर जिस कवि ने सबसे ज़्यादा और जितनी आसान तरीके से प्रसिद्धि लोगों के बीच में पाई वो सुमित्रानंदन पंत जी थे। इन लोगों के अंदर काफ़ी जल्दी पॉपुलर हो गए थे। और सुमित्रानंदन जी की एक सबसे प्रसिद्ध खासियत ये थी कि ये समय के साथ साथ अपने जो काव्य है उसको विस्तार करते रहते थे। जिस प्रकार से युग परिवर्तन होता रहता था वो भी अपने अंदर चेंजेस लाते रहते थे। शुरुआत में पंत जी प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत थे, उसके बाद वो मानव से आकृष्ट हुए। मानव से आकृष्ट होने के बाद उनका जो रुझान था वो समाजवाद की ओर बढ़ा और लास्ट में वो अरविंद दर्शन की ओर बढ़ दिए। तो इस प्रकार से वो अपने काव्य को विस्तार करते रहते थे। पंत जी की प्रमुख कविताएं आपके स्क्रीन पर आ गई होगी, आप देख सकते हैं। उसमें सबसे पहला है उच्छ्वास 1922, फिर पल्लव जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है 1927 में छपा था, और वीणा 1927, और ग्रंथि 1939, गुंजन 1932, युगांत 1937, युगवाणी 1929, ग्राम्य 1940, स्वर्णधुली 1950, स्वर्ण किरण 1950। तो ये थी उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली बात करेंगे हम महादेवी वर्मा जी के बारे में। तो महादेवी वर्मा जी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनका जन्म फारुखाबाद में हुआ है। इनकी कविताओं में नारी को काफ़ी ज़्यादा स्थान दिया गया है। इनकी कविताओं में विशेष रूप से भारतीय नारी का चित्र उभर करके आता है और इनकी कविताओं के अंदर आपको जो सबसे ज़्यादा भाव मिलेगा वो करुणा का भाव आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इन्होंने उनके दुख को इसमें दिखाया है, उनको दुख को दूर करने के लिए काफ़ी सारे प्रयास इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से करे। तो एक पंक्ति मैं आपको बताता हूँ जो कि महादेवी वर्मा जी की प्रतिनिधि पंक्ति कही जाती है, वो है मैं नीर भरी दुख की बदली। ये उनकी प्रतिनिधि पंक्ति कही जाती है। तो चलिए अब इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर रचनाएं आ गई होंगी इनकी, जिसमें सबसे पहली है निहार 1930, निर्जा 1935, संध्या गीत 1936, यमा 1936 जो कि इम्पोर्टेंट है, दीप शिखा 1942। तो ये थी महादेवी वर्मा जी की कुछ प्रमुख रचनाएं। और अब आप देख सकते हैं कि ये जानकी वल्लभ शास्त्री और राम कुमार वर्मा ये अन्य कवि है छायावाद के इसी टाइम के। तो अब चलते हैं हम छायावाद से अलग। ये बात हो गई छायावाद, परंतु धीरे धीरे अब फिर से ट्रेंड बदला। कवियों का जो लिखने का जो स्टाइल था वो फिर से अब थोड़ा और चेंज हुआ, जिसे हमने यहाँ पर जो नाम दिया है वह छायोत्तर काव्य, कि छायावाद के बाद का काव्य कैसा रहा। ये विशेष रूप से दो प्रकार से आप देख सकते हैं, दो तरह के थे। एक कवि जिन्हें हम मौज के कवि
कहते हैं, या विद्रोह के कवि, जिन्होंने इन सब चीज़ों का, समाज की जो सामाजिक रूढ़ियाँ थी उसका विरोध किया, और इससे पहले की जो भी ये चीज़ सब लिख रहे थे उन सभी का विरोध करके उन्होंने मस्ती का काव्य एक तरीके से लिखना चालू किया। जैसे एक मैं आपको कविता बताता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि इस टाइप, ये मतलब कि मैं किन तरह के कवियों की बात कर रहा हूँ और वो किस तरह की रचना करते हैं। कविता कुछ इस प्रकार है: हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इसके अंतर्गत जिन कवियों को रखा जाता है उसमें बालकृष्ण, नवीन, दिनकर ये प्रमुख रूप से हैं। और जो दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, दूसरी ये है कि इस टाइम पर कुछ हमें ऐसे कवि देखने को मिले जो इनकी कविताओं में कल्पना का तो उपयोग नहीं हो रहा था इनकी कविताओं के अंदर, परंतु जो राष्ट्रीयता की जो भावना थी वो इनके काव्य में बहुत ही ज़्यादा उभर करके आ रही थी। इनकी कविताओं में कल्पना का ना होना, कल्पना नहीं है तो इसलिए वहाँ पर रहस्यता की भावना भी क्या है, नहीं आती है, और ना ही इन्होंने ज़्यादातर प्रतीकात्मक चीज़ों का यूज़ किया। तो इसलिए ये छायावाद के बाद के कवियों के अंदर हमें इन्हें गिनते हैं। और आपको यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि ये छायावाद चल रहा था, इसके अंत का, इस युग के खत्म होने की जो घोषणा थी खुद छायावाद के कवियों ने कर दी। विशेष रूप से पंत जी ने तो छायावाद के अंत की घोषणा भी कर दी थी। इन कवियों के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। तो दिनकर जी विशेष रूप से राष्ट्रीय भावनाओं के कवि थे। इनकी कविताओं में राष्ट्रीयता की भावना है भरपूर देखने को मिलती है। दिनकर जी साम्राज्यवाद का, सामंतवाद का और अमानवीयता व्यवहार का, इन तीनों का क्या है, बहुत ही विरोध करते थे। साम्राज्यवाद एक तरीके से, साम्राज्यवाद क्या है, अंग्रेजों ने आकर के भारत पर कब्जा किया साम्राज्य फैलाने के लिए, साम्राज्यवाद हो गया। अमानवीयता व्यवहार, तो जो मानवीय व्यवहार होता है उससे विपरीत अमानवीयता व्यवहार के वो विरोधी थे। और सामंतवादी, क्योंकि सामंतवादी आप जानते होंगे कि सामंतवादी विशेष रूप से जो गरीब लोग हैं उनका क्या है, शोषण करते हैं। तो इसलिए उन्हें ये तीनों जो मैंने नाम बताए, ये तीनों के तीनों क्या है, शोषण को बढ़ावा देते हैं, शोषण करते हैं लोगों का। तो दिनकर जी को इसलिए तीनों के तीनों पसंद नहीं थे, इसलिए वो अपने काव्य के अंदर इन तीनों चीज़ों का कड़ा विरोध करते थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में कुरुक्षेत्र, उर्वशी, इसमें जो मैंने आपको एक रचना बताई उर्वशी, वो भारत के स्वतंत्र होने के बाद ही अस्तित्व में आई थी। क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया था कि मैं बात करूँगा 1947 के टाइम पर हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके बारे में हम बात कर रहे थे, परंतु कुछ चीज़ें होती है वो थोड़ी बहुत आगे पीछे होती रहती है, तो आप इस चीज़ का थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। और एक बात आप ध्यान रखना कि इस वीडियो के अंदर हमने इस समय 1920 से 1947 के बीच में कविता का जो विकास हुआ था केवल उसे जाना है। इससे पिछली वीडियोस में हमने उपन्यास, कहानी, इन सबको जान लिया था, और इससे जो आगे अगली वीडियो आएगी उसके अंदर हम नाटक और निबंध का विकास कितना हुआ था उसे जानेंगे। तो अभी हम दोबारा आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो दूसरे जो कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, तो इनका भी जो विशेषता है कि ये भी राष्ट्रीय भावना के कवि थे। एक भारतीय आत्मा उपनाम से इनकी एक राष्ट्रीय कविता है जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इनकी एक बहुत ही प्रेरक कविता है पुष्प की अभिलाषा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले कवि की ओर, जो कि है नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा जी ने जीवन की जटिल परिस्थितियों को सरल छंदबद्ध तरीके से अपने काव्य में प्रस्तुत किया। उन्होंने पंत जी के साथ रूपक पत्रिका का संपादन भी किया है। अब बात कर लेते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने एक रचना करी है झांसी की रानी, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऐसी प्रसिद्धि शायद ही किसी अन्य कविता को मिली हो। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविताओं के अंदर राष्ट्रीयता की जो भावना है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उभर करके सामने आता है। इसका एक उदाहरण आप इसी से समझ सकते हैं, क्योंकि जो झांसी की रानी जो कविता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, और ऐसी प्रसिद्धि किसी और कविताओं को इस टाइम पर नहीं मिली थी। लास्ट और अंतिम जो है सोहनलाल, इन्होंने भी राष्ट्रीय भावना से संबंधित कविताएं लिखी। तो ये था आपका छायावाद और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जहाँ से मैंने आपको ये बताया है त्रिपाठी जी की किताब में। उसके अंदर ज़्यादातर कवियों के बारे में ही लिखा था कि ये जो छायावाद के ये प्रमुख कवि थे, छायावाद के बाद ये प्रमुख कवि थे, इन्होंने ये रचना करी है। इनकी थोड़ी थोड़ी जो विशेषता थी वो मैंने आपको बता दी। और छायावाद क्या है ये मैंने आपको शुरू में ही क्लियर कर दिया, और इससे पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको कहानी, उपन्यास, इन सब चीज़ों की जो विकास था इस टाइम पर कैसे हुआ ये मैंने आपको बता दिया था। इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रगतिशील काव्य के बारे में। ये जो कविता के बारे में मैंने आपको बात करी थी, जो इस टाइम से इस टाइम तक कविता का विकास हो रहा था, इसमें एक और चेंजेस आएगा। अभी हमने छायावाद पढ़ा, इससे पहले स्वच्छंदतावाद पढ़ा था, अब इससे आगे अब हम जाएंगे प्रगतिशील। तो ये कविता का ही विकास है जो हम उसको अलग अलग नामों से
पढ़ रहे हैं, तो प्रगतिशील अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। और उसी वीडियो के अंदर आप निबंध और नाटक का विकास इस टाइम पर कितना हुआ, ये भी आप उसी वीडियो में जान लोगे।